हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम हाजिर हुए हैं नई वीडियो क्लास में। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1। आज का हमारा लेक्चर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रस समीकरणमितीय या स्टाइक्योमेट्री। इसके लिए देखिएगा शब्द प्रयोग होता है कहीं कहीं स्टाइक्योमेट्रिक भी। और हमारा टॉपिक है अरस समीकरणमितीय यौगिक। उसके बाद हम रस समीकरणमितीय समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उनके नियमावली को जानेंगे तो ये हमारे लिए और भी क्लियर हो जाएगा। तो रस समीकरणमितीय मतलब क्या है कि समीकरण पर आधारित गणनाओं को करना। और रस समीकरणमितीय का आप बात करेंगे तो इसका सीधे सीधे अर्थ है तत्वों के मात्राओं का अध्ययन करना। ठीक है। और इसका जो इंग्लिश शब्द जो हम प्रयोग करते हैं स्टाइक्योमेट्री, तो स्टाइक्योन और मेट्रॉन से बना है, जिसका अर्थ है स्टाइक्योन का अर्थ है एलिमेंट से, तत्व से, और मेट्रॉन का अर्थ है मापन से। स्पष्ट है कि किसी यौगिक के तत्वों की मात्राओं को अध्ययन करना ही स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। तो इस आधार पर हमने यौगिकों को दो प्रकार से बांटा है, जिसमें रस समीकरणमितीय यौगिक और रस समीकरणमितीय यौगिक है ना, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो स्टाइक्योमेट्रिक जो है रस समीकरणमितीय यौगिक है, उसमें होता क्या है, तो उसको बनाने वाले जो घटक तत्व हैं वो अपने शुद्धतम अवस्था में रहते हैं। मतलब वो वैसा ही हैं जैसा उनको रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। जैसे कि आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामान्य जल का बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 ही है। वो किसी भी स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1 है। मतलब हम कहीं ना कहीं उनके मात्राओं का अध्ययन कर रहे हैं और रस समीकरणमितीय पर ही आधारित है वो सब चीजें। ठीक है। जैसे कि आपका जो टेक्स्ट बुक का जो भाषा है, जो किताबी भाषा है, वो देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है रस समीकरणमितीय या स्टाइक्योमेट्री। जब कोई यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है तो उसे रस समीकरणमितीय या स्टाइक्योमेट्री कहा जाता है। मतलब उस यौगिक को बनाने वाले तत्व जो है अपने शुद्धतम अवस्था में है और उसी अनुपात में अवेलेबल है जिस अनुपात में उसे रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम H2O का चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अरस समीकरणमितीय यौगिक। अरस समीकरणमितीय यौगिक जो है जैसा सूत्र में है वैसा वास्तविक नहीं है। ठीक है। मतलब उनके अनुपातों में कुछ ना कुछ चेंजेज पाया जाता है। उन यौगिकों को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरणमितीय यौगिक कहते हैं। आप देखेंगे जब इसका किताबी भाषा को तो देखिएगा क्या बोलता है अरस समीकरणमितीय या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक के बारे में कि असमीकरणमितीय यौगिक में घटक तत्वों का अनुपात व्यक्त किए गए हैं रासायनिक सूत्र के समान नहीं होता है ना। जैसे कि रासायनिक सूत्रों के समान वे नहीं होते हैं, जैसा कि व्यक्त किया जाता है वैसा हो जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक उदाहरण हम देखेंगे आयरन ऑक्साइड का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा इधर को हम डिलीट कर देते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा समझना बातों को। लगता है आज दूसरा डस्टर ले लिए हैं। चलिए देखते हैं, गौर से हर पॉइंट को देखते जाते हैं तो सब चीजें समझ में आने लगेंगी। कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, यौगिक है आयरन ऑक्साइड FeO। ठीक है। तो ये अरस समीकरणमितीय का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो कभी भी आप हायर सेकेंडरी लेवल पर कहीं भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसका उदाहरण खासकर आपको आयरन ऑक्साइड मिलता है। आयरन ऑक्साइड में क्या होता है कि इसमें आयरन का जो अनुपात है, देखिएगा क्या होता है कि आयरन जो है 0.95 से Fe 0.25 O तक अवेलेबल है। मतलब यहाँ पास जो आयरन की मात्रा है जैसा सूत्र में दिख रहा है वैसा है नहीं। यहाँ पास आयरन की मात्रा जो है 0.95 और 0.25 के बीच में बदलता रहता है। आयरन का अनुपात क्या रहता है, बदलता रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एलिमेंट जो है जो ज्यादातर जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं है ना, अक्सर उनमें ऐसा देखा जाता है, असमीकरणमितीय गुण उनमें देखा जाता है। तो आप आयरन को जानते हैं कि आयरन जो है ज्यादातर ऑक्सीडेशन अवस्था +2 और +3 के बीच में दर्शाता है। तो ये जो मात्रा है इन परिवर्ती ऑक्सीकरण मतलब वेरिएबल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेज है, इसके वजह से आयरन ऑक्साइड में आयरन की मात्रा जो है 0.95 और 0.25 के बीच में बदलता रहता है।
ठीक है। एक और इसका कारण है कि इसके क्रिस्टल डिफेक्ट जो हैं, डिफेक्ट के कारण भी ऐसे अनुपात इनके देखे जाते हैं। तो ऐसे लगभग यौगिकों में पाया जाता है जिनके बनाने वाले जो घटक तत्व हैं उसमें परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था है चेंजेज होती रहती हैं, तो अक्सर वैसे देखे जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब में नहीं देखे जाएंगे क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है फिक्स है ना। तो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निश्चित होती हैं उनमें ऐसे अनुपातिक रूप से विभिन्नता नहीं देखी जाती है। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है अरस समीकरणमितीय। अब चूंकि क्या है कि अरस समीकरणमितीय में जो है ये आयरन की जो मात्रा है 0.95 और 0.25 के बीच में लगातार चेंज हो रहा है। तो इसको जो है सामान्य फार्मूला द्वारा आपको किताबों में देखा हुआ मिलता है, लेकिन जब वास्तविक इसको आप प्रदर्शित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना पड़ता है। FeO बार मतलब इन 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 डिजिट के बीच में आयरन की मात्रा जो है नियमित रूप से बदल रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से इसको FeO बार द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड में आप बड़ी आसानी से अंतर कर पा रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि रस समीकरणमितीय का अर्थ ही है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनके तत्वों की मात्राओं का अध्ययन करना ही रस समीकरणमितीय कहलाता है। ठीक है। और जब इसके इस टर्म्स का प्रयोग करते हैं स्टोइकियोमेट्री का, तो उसमें भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है जिसमें स्टोइकियोन का अर्थ एलिमेंट से है और मेट्रॉन का अर्थ क्या है, मेजरिंग से है। तो ये सीधे सीधे अर्थ है कि स्टोइकियोमेट्री का आशय है तत्वों की मात्राओं का मापन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख चुके हैं। तो रस समीकरण मिति पर आधारित जो कुछ गणनाएं हैं जो हमको इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को बनाने के लिए और सरल कर देती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं टोटली अब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आगे आप गौर से देखिएगा तो सारे प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ठीक है, रस समीकरण मिति आधारित गणनाएं हम देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है न्यूमेरिकल प्रश्नों को करने के लिए। तो आप गौर से देखिएगा, हमारा इसी के अंदर जो सप्लीमेंट्री हेडिंग है, पूरक हेडिंग है, वो है रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं। ठीक है, गौर से देखिएगा, रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं। तो जब किसी कंपाउंड का रिएक्शंस में जब वो रिएक्शंस करता है, रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो कितना मात्रा चेंज हुआ, कितना मात्रा जरूरत हुआ उस अभिक्रिया के लिए, तो उनकी गणनाओं के लिए कुछ नियम निर्देशित किए गए हैं जो पॉइंट टू पॉइंट हम समझते जाएंगे और बोर्ड पर लिखेंगे। आप गौर से देखेंगे तो आपको यही याद भी हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, आपके हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए, 11th के लिए भी उपयोगी है। और इसके कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपके ट्वेल्थ के बाद जब आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो वो आपका बेस बनाएगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो रासायनिक समीकरण मितीय पर आधारित जो गणनाएं हैं, कुल मिला के समीकरण पर आधारित गणना ही को रस समीकरण मितीय गणना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जो है कि इसके लिए जो निर्देशित नियम है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जो इसका पहला नियम है वो नियम है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, जिस रिएक्शन के संबंध में किसी तत्वों की गणना करना है, तत्वों की मात्रा का गणना करना है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको संतुलित करते हैं कि दोनों ओर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तत्वों की मात्रा अर्थात परमाणुओं की मात्रा बराबर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम पॉइंट करते हैं कि अब हम उस स्पीसीज, ठीक है, अब हम उस स्पीसीज के सूत्र एवं संकेत का चयन करते हैं जिसका भार या आयतन दिया हो या जिसका गणना किया जाना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब हम उस स्पीसीज
के सूत्र या संकेतों का चयन करते हैं जिसका भार या द्रव्यमान या आयतन दिया हो या जिसका गणना किया जाना है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, आप देख पा रहे हैं, या जिसका गणना किया जाना है। ठीक है, यहां तक आप हर बिंदु को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, अब उस स्पीशीज के संकेतों के नीचे, जैसे अब रासायनिक अभिक्रिया लिख लिए, आप रासायनिक अभिक्रिया लिख लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिए, अब उस तत्व को, उस स्पीशीज के सूत्र को आप चयन कर लिए जिसका भार, द्रव्यमान या आयतन निकालना है या दिया है। तो जब उस समीकरण को लिख लिए तो उस समीकरण के नीचे उसकी जो आवश्यक मात्राएं दी गई है उसको लिखना है। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चयन किए हैं आप, चयनित सूत्र या संकेतों के नीचे भार या आयतन आदि को लिखते हैं, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। चौथा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया कि इतना जब आप कर लेते हैं तो जो डिजिट आता है, जो अंक आता है, जो आंकिक वैल्यू आता है, उसको इकाई विधि से क्या करते हैं, उसके गणितीय परिणाम को निकालते हैं, है ना, जिसको आप प्राइमरी स्कूलों में एक एक नियम के सवाल से जाने होंगे, या जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो खासकर प्राइमरी स्कूलों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाए होंगे, उस आधार पर हम गणनाओं को परिणाम में बदलते हैं। तो हमारा लास्ट हो जाएगा कि चौथा पॉइंट, परिणाम प्राप्त करने के लिए इकाई विधि का उपयोग करते हैं, इकाई विधि या एक एक नियम विधि का उपयोग करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण स्टेप हैं, उपयोग करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण स्टेप हैं जो आपको अगर स्मरण में है तो आप रस समीकरण मितीय आधारित गणनाएं जो हैं बड़ी आसानी से आप कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजरें बनाए रखिएगा, फोकस कीजिएगा तो कोई समस्या नहीं जाएगा। ठीक है, अब इन चारों बिंदुओं को आपने यहाँ लिखा हुआ देख लिया है, थोड़ी थोड़ी हमने व्याख्या प्रस्तुत किया है। एक अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि ये चारों बिंदुओं को एक हम उदाहरण के रूप में एक्सप्लेन करते हैं तो आपके लिए और भी सरल हो जाएगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं। इन चार बिंदुओं को जो चार स्टेप पढ़े हैं रस समीकरण मितीय आधारित गणनाओं के लिए, उनको हम देखते हैं तो उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, गौर से देखिएगा कि एक समीकरण है। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाता है, तो रासायनिक समीकरण इसका लिखेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। ये हाइड्रोजन जो है, आप जब हम रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि पढ़ रहे थे तो हम लिखे थे कि अंत में जब अभिक्रिया संतुलित होती है तो उसको आणविक स्टेज में ही लिखा जाता है ना। तो क्या होता है, H2O2, जब चूंकि आणविक फॉर्म में ही है तो जब H2O2 जब रिएक्शन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये जल का अणु बनाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, जो पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि जब हम रासायनिक समीकरण आधारित गणनाएं करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, उसको संतुलित करते हैं। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि यहाँ पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है, और यहाँ पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है।
तो आप इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पास अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मात्रा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 2 है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन की मात्रा, और 2 एकम 2 ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 2, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब संतुलित हो गया तब हम क्या करते हैं कि उस तत्व का चयन करते हैं जिसका गणना किया जाना है। तो चूंकि इस अभिक्रिया के बारे में सब प्रश्न हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके जो मूल चीजें हैं उसको लिखते हैं, उनके सूत्र और संकेतों के नीचे लिखते हैं। ये बात क्लियर हुआ। तो देखिएगा, अगर मैं अणुओं की संख्या का बात करूं, है ना, अणुओं की संख्या, थोड़ा सा इस अभिक्रिया को और इधर कर देंगे तो बोर्ड यहाँ भी हो जाएगा। चलिए इधर अभिक्रिया को लिख ही देते हैं, ज्यादा सरल हो जाएगा। ये है हमारा 2H2 प्लस O2, और थोड़ा सा और दूर कर देते हैं ताकि आसानी हो हमको लिखने में। तो ये बन जा रहा है 2H2O। अगर मैं अणुओं की संख्या की बात करूं, अगर मैं अणुओं की संख्या की बात करूं तो यहाँ पास हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 2, ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 1, जल के कितने अणु हो गए, 2। ये बात क्लियर हो गया। अगर मैं इसके द्रव्यमान का बात करूं, किसका, सभी पूरी अभिक्रिया का मैं बात करता हूं, द्रव्यमान का। हमने लिखा था कि ये सब चीजों को सूत्रों के नीचे लिखे थे। द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास बोल रहा हूं तो एटम का ही आशय है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 लेते हैं हम। गणितीय न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम उसको 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.008 जो है आप देख सकते हैं कि वो लगभग किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है, तो 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा कि इस एक यहाँ पास जो अणु है हाइड्रोजन का, वो कितने परमाणुओं से बना है, 4 परमाणुओं से, क्योंकि एक अणु 2 से बनता है और 2 अणु है तो 4 परमाणुओं से बना है। तो यहाँ पास इसका टोटल जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है, तो यहाँ पास इसका कितना हो जाएगा, 2 है तो 32। तो इस आधार पर देखेंगे कि 32 + 4 ऑलरेडी 36 हो जाता है, और एक जल का जो वेट होता है 18 होता है, और यहाँ 2 जल के अणु हैं तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अगर मैं मोलों की संख्या के संदर्भ में बात करूं, अगर मैं मोलों की संख्या के संदर्भ में मैं बात करता हूं, तो मोलों की संख्या का अगर मैं इसको मान लूं कि ये 2 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल में एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर कणों का संख्या रहता है, तो यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ पास कणों की संख्या ऐसे भी हो जाएगा 6.2 का इसे गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा, 6.023 × 10⁻23। यहाँ पास हमको आप दिखा भी दे रहे हैं कि इतना टोटल कण होंगे। इसमें भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पास मोलों की संख्या आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आप पूरा डिजिट को एक साथ मत देखिएगा, मोलों की संख्या को मान लो 2, है ना। यहाँ पास जो मोलों की संख्या मान लेता हूँ मैं 1, तो यहाँ पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वही आएगा 6.023 × 10⁻23, ये हो जाएगा 1 मोल। अगर मैं मोलों की संख्या का बात करता हूँ यहाँ पास, तो यहाँ पास जल का अणु आपको कितना प्राप्त हुआ है, 2 मोल प्राप्त हुआ है, तो मैं 2 मोल लिख देता हूँ। तो 2 मोल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, तो वही हो जाएगा 2 × 6 × 0.023 × 10⁻23। अगर आप बार बार इतना डिजिट से लिखना चाहते हैं तो इनको आप जो डिनोट करते हैं Na से, आप Na भी लिख सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पास इतना जो है क्लियर हो जा रही है। अगर मैं बात करूं आयतन का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है, तो जो आयतन होता है वो 1 मोल गैस का आयतन जो है, ठीक है, 1 मोल गैस का आयतन जो है वो कितना होता है, अगर गैसीय स्टेज में सब लिया गया है, चलिए इसको बताना भूल गए थे, जल वाष्प कणों की संख्या है ना। तो अगर 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और जानते हैं आप, अब चूंकि यहाँ पास जो है कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, यहाँ 2 मोल है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। यहाँ भी अगर बात आप करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का ऑक्सीजन का वो 22.4 लीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पास करेंगे तो 2 मोल है, तो 2 मोल है तो यहाँ पास एसटीपी पर जो कुल आयतन होगा वो भी ऐसा ही होगा,
22 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल बना है। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पास से जब ये 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लिखे थे, उन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में अब जो चौथा पॉइंट लिखा था कि अंतिम परिणाम जो है इकाई विधि से हल करके हम प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेंगे तो अपने आप समस्याएं जो है और जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि 36 ग्राम, थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं कि 36 ग्राम जल के अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन का कितना मात्रा आपको चाहिए, 32 ग्राम। 36 ग्राम जल का अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन अणु की मात्रा कितनी चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा 4 ग्राम। ये बात क्लियर है। तो वैसा ही तुलनात्मक रूप से इन सारे डिजिट को देखना है। ठीक है, तो हम जो है अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन भी देखिएगा 3 प्रकार के आते हैं। द्रव्यमान से संबंधित पहला, दूसरा द्रव्यमान और आयतन से संबंधित, और तीसरा आयतन और आयतन से संबंधित। तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि 36 ग्राम जल बनाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत 32 ग्राम है, क्वेश्चन इसमें मैं बना दूं कि 72 ग्राम जल के लिए कितना जरूरत है ऑक्सीजन का, ये द्रव्यमान से संबंधित सवाल हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जल जो है या जलवाष्प जो है 44.8 लीटर बनाने के लिए आपको कितना ग्राम का ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, 32 ग्राम का। तो 108 लीटर जल का अणु बनाने के लिए आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन संबंधी। पहला हो गया था द्रव्यमान से संबंधी। तीसरा हम लिखेंगे कि 44.8 लीटर जल के अणु मतलब जलवाष्प बनाने के लिए, गैसीय स्थिति में बनाने के लिए 22.4 लीटर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं 200 लीटर जल बनाऊं तो कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये आयतन और आयतन संबंधी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम द्रव्यमान और द्रव्यमान संबंधी लगा रहे हैं, उसके बाद आप जो है द्रव्यमान आयतन और आयतन से आयतन संबंधी क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चूंकि द्रव्यमान और द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन लगा रहे हैं तो देखिएगा, इसको नीचे का डिलीट कर दे रहे हैं, बस ऊपर की मात्रा को हम रख रहे हैं, है ना। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि 36 ग्राम जल बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लगा है। अगर मैं ये कहूं कि 72 ग्राम जल बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तो 72 ग्राम के लिए लगेगा। तो इसका एक एक नियम से सवाल, एक एक नियम से एक बार और कर देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक एक नियम का बात किए हैं तो टोटल एक एक नियम देखिए कि देखिए 36 ग्राम जल बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है, तो 1 ग्राम के लिए कितना उपयोग होगा। तो ये 32 का गुणा हो जाएगा 1 से और बट्टे में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब जो 72 है उसको आप गुणा कर दीजिए, तो 36 दुना कितना हो जाएगा, 72, और 32 दुना कितना हो जाएगा, 64। अर्थात कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यही डबल हो जा रहा है कि 36 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तो 72 ग्राम में 64 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। एकदम सिंप्लीफिकेशन है। बस आपको जो है सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक और हम महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं अभिक्रिया को चेंज करके, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। चलिए, इतना अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद हम उस सवाल को हल करेंगे। फिर ये वीडियो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक का। ठीक है, क्वेश्चन जो है देखिएगा 12.35 ग्राम, ठीक है, क्यूप्रिक नाइट्राइट क्यूप्रिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 12.35 कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर
ठीक है, गर्म करने पर कितना ग्राम क्यूपरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि इससे संबंधित समीकरण लिखते हैं, फिर उसको संतुलित करते हैं। तो चलिए पहले हम रिएक्शंस लिखते हैं। तो ये है क्यूपरिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट, इसको गर्म किया गया तो क्या बनता है, क्यूपरिक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्यूपरिक ऑक्साइड बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो कार्बन का यहाँ कॉपर का एटॉमिक मास लिखा रहेगा, जो जनरली अपन याद नहीं करते हैं वो लिखा रहेगा, तो उसको लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 होता है, और कार्बन का आप जानते हैं 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गया। तो 63.5 प्लस 12 प्लस 48, तो 12 और 48 हो गया 60, और 60 62 और 3 63.5। तो ये जो टोटल मास आ रहा है कितना आ रहा है, 123.5। टोटल मास कितना आ गया, 123.5 ग्राम। ठीक है, जब इसका विघटन हो रहा है मतलब जल रहा है, गर्म किया जा रहा है, तब क्यूपरिक ऑक्साइड कितना प्राप्त हो रहा है देखिएगा। इसका एटॉमिक मास हो गया 63.5, ऑक्सीजन का हो गया यहाँ 16, ये वाला मात्रा कितना हो गया, 6 और 3 9 और 7 79 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखिएगा क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का हो गया, एक का 16 2 है तो कितना हो जाएगा 32। तो ये जो टोटल मात्रा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44। ये मात्रा को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पास से जैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब चीजें इजी हो जाती है। कैसे इजी हो जाती है कि 1.235 ग्राम को गर्म करने पर 79.5 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो 12.35 ग्राम को गर्म करने पर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिएगा यहाँ पर यही बोला ना कि 12.35 ग्राम को गर्म करने पर कितना CuO प्राप्त होगा, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इसका इससे गुणा कर दीजिए और इसका भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 79.5 इंटू 12.35 भाई क्या हो जाएगा 123.5। ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा, इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। इसको हल करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्या है देखिएगा, इसके डेसिमल को हटाइए। डेसिमल हटाने का तरीका आप लोग जानते हैं, लेकिन आज एक रफ कर दे रहे हैं, आपके लिए सहूलियत होगा। ये 79.5 है, इसको ऐसा ही लिख दीजिए 795, और यहाँ पास जो है 12.35 है, इसको 1235 लिख दीजिए। थोड़ा सा इधर बना देता हूँ ताकि आपके विजन से दूर ना जाए। यहाँ पास से फिर एक बार देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 795, चलिए लिख दिया। इसको मैं लिख दिया 1235, ये भी लिख दिया। इसके बाद नीचे भी है 123.5, इसको भी मैं लिख दिया हूँ 1235। इसके डेसिमल दशमलव को हटाते हैं तो ये क्या है, यहाँ गुणा कर देते हैं। तो होता क्या है, आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं कि 79.5 है, तो इस पॉइंट को नीचे एक मान लिए, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है 5, एक जीरो लगा दिए। इसका डेसिमल ऐसे हट गया क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो पुनः वही आ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसका भी मैं डेसिमल को हटाया हूँ, तो इस डेसिमल यहाँ क्या है, ये वाला है, इसको मैंने एक ले लिया है, और इसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया हूँ। उसके बाद देखिएगा इसके डेसिमल को भी मैं हटाया हूँ, 1235 यहाँ लिखा हूँ ना, तो ये वाला डेसिमल को ऊपर में एक मान लिया हूँ, नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, और इसके बाद कितना डिजिट है, एक है, एक जीरो लगा दिया हूँ। तो आप देखेंगे कि 10 से 10 क्या हो जाएगा, एक कैंसल आउट हो गया, 1235 से 1235 कैंसल हो गया, 100 का भाग जाएगा
795 में, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो 700 हो जाएगा और फिर पॉइंट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 95। ये आपका क्या है आंसर आ रहा है कि 123.5 ग्राम गर्म करने पर Cu की मात्रा 79.5 होता है, तो 12.35 को गर्म करने पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी मात्रा 7.95 ग्राम होगा। तो ये रस समीकरण मिति आधारित गणनाएं हैं। अगर आप समीकरण को अच्छे से लिखते हैं, संतुलित करते हैं और उनके वैल्यू को बढ़िया से लिखते हैं तो कहीं भी त्रुटि नहीं होगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।